session, we'll start with paper number 1, section B. आज हम नया सेक्शन शुरू करेंगे, पेपर 1 सेक्शन बी. पेपर 1 सेक्शन बी. पेपर नंबर 1 सेक्शन बी में हमारा जो पहला टॉपिक आता है दैट इज मॉडर्न हिस्ट्री से ये आपका टॉपिक ओवरलैप करता है. ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री से ओवरलैप करेगा. टॉपिक का नाम है पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज. इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे कौन कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजीज फॉलो की गई उनको एनालाइज करना है हमें बेसिकली. ठीक है, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज में बहुत सारी स्ट्रैटेजीज होंगी. वन ऑफ देम इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म. इसके अलावा दूसरी स्ट्रैटेजीज रहेंगी, जैसे मॉडरेट्स अपनी स्ट्रैटेजी रखेंगे, एक्सट्रीमिस्ट अपनी स्ट्रैटेजी यहाँ पर फॉलो करेंगे. सो वही सब चीजें हमें एक एक करके कवर करनी है. So we'll start with the strategies. ठीक है, political strategies. Give me 2 minutes, उसके बाद शुरू करते हैं. देखिए, मैंने आपके डिस्कशन फोरम में आज 2 PDF अपलोड की हैं. आप लोग जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा. One PDF is from this NAM. ठीक है, NAM मैंने आज कंप्लीट किया है. आपका NAM पढ़ाया था जिसमें एक्सपर्ट के ओपिनियंस ऑलरेडी मेंशन है. ठीक है, and Sham Saran ka, and then there is a professor, there is another one like Vijay हमने प्रसाद का देखा है. apart from that C राजा मोहन का हमने इसमें कंप्लीट किया है. इसके अलावा एक और मैंने बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा. टॉपिक इज ऑन दिस, क्या नाम है आपका इसका, द टॉपिक बिलोंग्स टू दिस बेसिकली विजन ऑफ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, वो कवर किया है. ठीक है, विजन ऑफ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर. सो उसकी PDF भी शेयर की है, कवर भी कर लिया था. वेट अ मिनट, समवन इज एट द डोर, आई एम जस्ट कमिंग. ठीक है, फिर उसके बाद कंटिन्यू करते हैं. यस, लेट्स कंटिन्यू. तो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज हम कवर करना शुरू करेंगे आज के सेशन में. एंड पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज, देखिए वैसे तो ये टॉपिक आपका मॉडर्न हिस्ट्री के साथ में ओवरलैप करता है. तो व्हाट आई वांट फ्रॉम योर साइड इज कि आप अपनी मॉडर्न हिस्ट्री की प्रिपरेशन, जैसे कि जब कोर्स स्टार्ट हुआ था
तो मैंने आपको साथ साथ बोला था कि जैसे ही हम पेपर 1 सेक्शन बी पे आएंगे, आपका पॉलिटी एंड मॉडर्न हिस्ट्री यहाँ पे कवर होगा। तो उसके लिए मैंने आपको सजेशन दिया था कि आपको करना क्या है, यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री का जो आपका टॉपिक रहेगा उसको अच्छे से कवर कर लीजिएगा, राइट। सो ये चीज़ मैंने कही थी, आप लोगों ने अगर कवर नहीं की है, यू शुड डू दैट, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको बेटर समझ में आएगा ये सभी टॉपिक्स, क्योंकि ये पूरा ओवरलैप हो रहा है आपका। अब आपका यहाँ से जो पेपर शुरू होगा, ये पेपर नंबर 1 सेक्शन ए में आपको हेल्प करेगा, सॉरी जनरल स्टडीज़ के, आपका मॉडर्न हिस्ट्री में हेल्प करेगा, एंड पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री में आपको बहुत हेल्प करेगा ये टॉपिक। एट द सेम टाइम इसके अलावा हम देखें अगर, तो दिस विल ऑल्सो हेल्प यू इन योर पेपर नंबर 2, बिकॉज पेपर नंबर 2 आपका पॉलिटी से रिलेटेड है पूरा, एंड इंटरनेशनल रिलेशन हम ऑलरेडी फिनिश कर चुके हैं। मतलब इंटरनेशनल रिलेशन का हमारा एक्सपर्ट ओपिनियन के बिहाफ से हम कवर कर चुके हैं। अभी हम जो कवर करने वाले हैं इंटरनेशनल रिलेशन में, अभी 20th ऑफ दिसंबर को जो स्टार्ट होंगी क्लासेस, दैट विल बी फ्रॉम द बेसिक्स, बिल्कुल स्क्रैच से, जीरो से स्टार्ट करेंगे एंड विल कम टू 100 इन इंटरनेशनल रिलेशन। बिल्कुल बेसिक आराम से इसको कवर करेंगे, चाइना इंडिया से स्टार्ट करते हुए फॉरेन पॉलिसी में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो सब चीज़ें कवर करेंगे। एनीवेज, तो अभी फिलहाल हम आज डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज। सो लेट अस बिगिन विद दैट टॉपिक, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज। लेट्स कवर दैट। देखिए, सबसे पहले जो बहुत सारी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज हैं, एक एक करके कवर करते हैं। सबसे पहली जो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी आती है उसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का क्या मतलब होता है? कितने टाइप के कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स अडॉप्ट किए गए थे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, और हम देखेंगे कि जो मॉडरेट्स होंगे, देखिए मॉडरेट्स थे जैसे दादा भाई नौरोजी, एमजी रानाडे, ये सभी मॉडरेट्स हैं, ठीक है। जब 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस फाइनली एस्टैब्लिश की जाएगी, तो ये लोग इसका पार्ट होंगे। इनको हम मॉडरेट्स के अलावा इनको हम दूसरे नाम से भी बुला सकते हैं, विच इज अर्ली नेशनलिस्ट। इनको अर्ली नेशनलिस्ट भी बोला जाता है। तो जो अर्ली नेशनलिस्ट थे, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स अडॉप्ट किए थे। तो हम अच्छे से इसको इवेलुएट करेंगे, इन सभी मेथड्स को एक एक करके, तो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, बहुत टाइप की डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज अपनाई गई हैं पॉलिटिशियंस के द्वारा, पॉलिटिकल ग्रुप्स के द्वारा, ताकि जो हम अचीव करना चाहते थे गोल, वो अचीव कर पाए। दैट इज ऑब्वियसली जिसमें हम देखेंगे कि इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए काम चल रहा होगा। तो वैसे ही एक स्ट्रैटेजी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की होती है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की जो स्ट्रैटेजी है, कहीं ना कहीं लिबरलिज्म की फिलॉसफी पे बेस्ड है। एनी आइडिया हाउ? हम लोग जॉन लॉक कवर कर चुके हैं, एंड जॉन लॉक एंड बहुत सारे टॉपिक्स हमने जॉन स्टुअर्ट मिल जैसे टॉपिक कवर किए। वहां से अभी तक आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि ये लिबरलिज्म के साथ में कनेक्टेड है। तो थोड़ा सा इंटरेक्शन करेंगे। यस, आपको क्या लगता है, हाउ इट इज कनेक्टेड टू लिबरलिज्म? एनीबडी हु कैन टेल मी दैट, how it is connected to liberalism? Yes, Muskan, Saurabh, what about you, Keshav? बताइए, how it is going to be connected with liberalism? लिबरलिज्म का देखिए जो आइडिया है, वो इस चीज पर बेस्ड होता है कि हमको बेसिकली करना क्या है, कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है। और इसमें आइडिया रहता है कि जो मैन है वो रैशनल है। एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट फॉर लॉ मेकिंग। अच्छा, एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट फॉर लॉ मेकिंग,
लॉ मेकिंग के लिए ये आइडिया है। ये सेम चीज तो आइडियलिज्म में भी थी फिर मुस्कान, सेम चीज लॉ मेकिंग के लिए फासिज्म में भी रहेगी, सेम चीज सोशलिज्म में भी रहेगी, बट हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर आइडियोलॉजीज, किस तरीके से एसोसिएट कर सकते हो आप। लिबरलिज्म में माना जाता है कि मैन इज अ रैशनल बीइंग, मैन के पास में रीजन है, सोच समझ करके मैन अपने डिसीजंस ले सकता है। यानी कि आपको, क्योंकि मैन रैशनल है, तो आपको कोई भी आपका जो पॉलिटिकल एम है, कोई भी आपका डिमांड है, आप उसको अचीव कर सकते हो बाय रैशनल डायलॉग, बाय रैशनल डायलॉग, सोच समझ करके आप डिबेट्स करके डिसाइड कर सकते हो। यानी वॉयलेंस की जरूरत ही नहीं है। जैसे कार्ल मार्क्स ने कहा था कि अगर आपको अपना एक्सप्लॉयटेशन बंद करना है या वेलफेयर के लिए काम करना है वर्किंग क्लास की, तो उसके लिए उनका आइडिया था कि वॉयलेंस जरूरी होगा। इसीलिए कार्ल मार्क्स विल सब्सक्राइब टू वॉलेंट रेवोल्यूशन, वॉलेंट रेवोल्यूशन के बारे में कार्ल मार्क्स बात करेंगे। लेकिन हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, इन केस ऑफ दिस लिबरलिज्म वी सी दैट कि यहाँ पर वॉयलेंस की बात नहीं की जाती। यहाँ पर माना जाता है कि मैन इज रैशनल, मैन कैन टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ as well as others. Because man can take care of himself as well as others, because of that, man debate and discussions के थ्रू, पीसफुल मेथड्स के थ्रू नेगोशिएट कर सकता है। और कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड यही होती है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब इंस्टीट्यूशनल मेथड, स्टेट डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड कर सकता है, इसमें रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी। ये जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, ये रिप्रेजेंटेटिव्स नेगोशिएट करके तब लॉ बनाएंगे। तो डिबेट एंड डिस्कशन के बाद में लॉ बनाया जाएगा। तो इसके लिए लेजिस्लेचर, लोकल गवर्नमेंट, जुडिशरी, सब चीजें हमें देखने को मिलती है, कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड के सराउंड ही होती है। तो इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड यानी किसी लेजिस्लेचर को अटेंड करके वहां पर डिबेट एंड डिस्कशन करके सोसाइटी में जो भी बैड एलिमेंट्स हैं या बैड प्रैक्टिसेस हैं उसको रिमूव कर सकते हैं, उसको रिमूव किया जा सकता है। वी कैन डू दैट। तो इसमें ये चीज मानी जाती है कि जैसे अर्ली नेशनलिस्ट थे, शुरुआत में क्या करेंगे, लेजिस्लेचर में अपनी प्रेजेंस चाहेंगे। जब इनको through the establishment of Indian National Congress, when they'll be given entry in the legislature, ज़्यादा पावर नहीं होगी इनकी, ठीक है, बट दे कैन अटेंड दी मीटिंग्स। और धीरे धीरे करके आगे जा करके हम देखेंगे जब इंडिया इंडिपेंडेंट होगा 1947 में, व्हेन इंडिया विल बी इंडिपेंडेंट, तब क्या होगा, हम कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड के थ्रू ही अपना सारा प्रोसेस फॉलो करते हुए कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करेंगे। एंड ड्राफ्ट करने के बाद में उसी के बेसिस पे आज हम अपनी गवर्नमेंट चला रहे हैं। तो इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड था, ये एक स्ट्रैटेजी थी। हमारे जो मॉडरेट्स होंगे, हमारे जो अर्ली नेशनलिस्ट होंगे, ये लेजिस्लेचर का पार्ट बन करके अंदर से ही ब्रिटिश गवर्नमेंट को चेंज लाने के लिए परस्यू कर रहे थे, चेंज लाने के लिए बोल रहे थे कि चेंज आना चाहिए, एंड उसके लिए लेजिस्लेचर का ये लोग पार्ट बनेंगे। तो पहले क्या होता था कि ये सिर्फ मीटिंग्स अटेंड कर सकते थे, धीरे धीरे इनकी डिमांड्स बढ़ेंगी थ्रू पिटिशन एंड थ्रू प्रेयर्स, इन सब के थ्रू हम देखेंगे, थ्रू परसुएशन ये रिफॉर्म्स लाने की कोशिश करेंगे इंडियंस के बिहाफ में। ये लोग चाहते थे कि इंडिया में ब्रिटिश रूल रहे, ब्रिटिश हुकूमत रहे। ये लोग चाहते थे ये स्टे करें, बिकॉज इनका मानना था कि जो ब्रिटिश रूल है इट इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज,
यानी ये कहीं ना कहीं इंडिया के लिए फायदेमंद है, क्योंकि इंडिया में ऐसे कुछ डार्क प्रैक्टिसेस हैं जिसको ब्रिटिश रूल के चलते ही हम रिमूव कर सकते हैं। जैसे सती सिस्टम ऐसे ही रिमूव किया गया, चाइल्ड मैरिज पे, विडो मैरिज पे, इन सब पे काफी काम किया जाएगा। ठीक है, सो वी सी दैट कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड के चलते इनको लगता था कि हम ब्रिटिशर्स को इस मेथड के थ्रू, जस्ट ब्रिटिशर्स लॉ जस्टिस लविंग पीपल हैं, ये लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की बात करते हैं, तो दे आर जस्टिस लविंग पीपल। तो इन लोगों को लगता था कि ब्रिटिशर्स को बस पता नहीं है कि इंडियंस के साथ में थोड़ा गलत हो रहा है, इनको जस्ट पता नहीं है, अदरवाइज अगर पता होता तो ये ऐसा ना करते। तो इसीलिए ये लेजिस्लेचर कॉन्स्टिट्यूशन मेथड्स के थ्रू एक अवेयरनेस रेज करने की कोशिश करेंगे ब्रिटिशर्स के लिए, ताकि वो आने वाले टाइम में जो भी पॉलिसीज अपनी परस्यू करें, जो भी नई पॉलिसी लेकर के आते हैं, या तो रिफॉर्म लेकर के आए, या जो भी पॉलिसी ला रही हैं उस पर्टिकुलर पॉलिसी में इंडियन सिचुएशंस के अकॉर्डिंग ही रखें, जिसकी वजह से एक्सप्लॉयटेशन थोड़ा कम रहे। सो ये आइडिया हमें देखने को मिलता है इन द वर्क्स ऑफ दीज अर्ली नेशनलिस्ट। सो कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड को हम इंस्टीट्यूशनल मेथड भी बोलते हैं, वी कैन कॉल इट एज इंस्टीट्यूशनल मेथड। तो डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में, सो वी सी दैट कि इंडिया में जो ये आइडिया आया था कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स का या कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का, दिस आइडिया वाज नॉट अ न्यू आइडिया। ऐसा नहीं था कि इंडिया में ये इंडिजीनियस आइडिया था या बहुत नई एक इन्वेंशन की गई थी, इनोवेशन थी, नो, ये आइडिया इम्पोर्टेड था। ये हमने, जो कॉलोनियल मास्टर्स थे ब्रिटिशर्स, इनसे ये आइडिया इम्पोर्ट किया था इंडिया में। ये आइडिया जनरेट, कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड जनरेट हुआ था ब्रिटेन में, ब्रिटेन में, और ब्रिटिशर्स ही होंगे जो इंडिया में इसको इंट्रोड्यूस करेंगे। तो ब्रिटिशर्स ने इंडिया में मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस इंट्रोड्यूस किए, जैसे कि मॉडर्न जुडिशियल सिस्टम लाया गया इंडिया में, रूल ऑफ लॉ लाया गया इंडिया में। अपार्ट फ्रॉम दैट वी सी सिविल सर्विसेज पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी। ठीक है, असेंबलीज, लेजिस्लेटिव असेंबलीज जिसके थ्रू रिप्रेजेंटेशन रहेगा, ये डिमांड करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू। देखिए, ऐसा नहीं है कि ब्रिटिशर सिर्फ फोर्स से रूल कर रहे थे या सिर्फ एक्सप्लॉइट कर रहे थे। एक्सप्लॉइटेशन के साथ साथ कहीं ना कहीं इंडिया में चेंज भी हमको देखने को मिलेगा, विच विल बी सोसाइटी वाइज अगर देखोगे तो ये प्रोग्रेस थी। जैसे वेस्टर्न एजुकेशन इंट्रोड्यूस की गई, विद द इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन बहुत सारे ऐसी डार्क प्रैक्टिसेस थी जो इंडिया में, उन सब के बारे में पता चला दैट हाउ डार्क इट इज, एंड बाहर ऐसा नहीं है। लोगों ने पढ़ना शुरू किया तो उनको बाहर का पता चलना शुरू हुआ, एंड वहां से पूरा शुरुआत होगी चेंज आने की। तो ऐसा नहीं है कि फोर्स करके ऐसे मेथड्स, फोर्स वाले मेथड्स लगा करके ब्रिटिशर्स ने रूल करने की कोशिश की। इन्होंने साथ ही साथ कुछ अच्छा काम भी किया, जिसके चलते इनकी हेजीमनी डेवलप हो सके इंडियन मासेस पे। तो हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की फिलॉसफी लिबरलिज्म के साथ में एसोसिएट करती है। दूसरी हमने चीज बोली थी कि जॉन स्टुअर्ट मिल देखो, जॉन लॉक हमने कवर किया था, तो उसमें भी हमने देखा था कि ये दोनों ही ब्रिटिशर थे, ब्रिटेन से बिलोंग करते थे। तो कहीं ना कहीं ये जो ब्रिटेन हमारे पर रूल कर रहा था, कॉलोनियल मास्टर था, तो ये लिबरलिज्म के ही आइडियाज हमारे इंडिया में एंटर होंगे थ्रू ब्रिटेन। तो ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे इंस्टीट्यूशन डेवलप किए एंड अपने पॉजिटिव स्टेप्स भी कुछ उठाए, कुछ गुड एक्शंस लिए हैं इंडियंस के लिए, हेजीमनी को अपनी बिल्ड करने के लिए बेसिकली। तो अपनी लेजिटिमेसी को बढ़ाने के लिए ब्रिटिश रूल क्या करेगा,
British rule will try to incorporate, it will try to incorporate Indians लेजिटिमेसी को अपनी फर्दर बढ़ाने के लिए कि ज़्यादा और लेजिटिमेसी हो, इंडियंस फॉलो करें, इनको लेजिटिमेट रूल दें, पावर दें इनको। तो ये इंडियंस को शुरू करेंगे, इनकी एंट्री शुरू करेंगे असेंबलीज में, कि ये असेंबलीज में पार्ट ले सकते हैं। इनफैक्ट नॉट जस्ट असेंबलीज, इंडियन सिविल सर्विसेज में भी ये एग्जाम दे सकते हैं एंड दे कैन बिकम अ सिविल सर्वेंट। तो हम देखते हैं कि बहुत सारे अर्ली नेशनलिस्ट थे, वेस्टर्न एजुकेशन सब लेंगे, जिसके चलते एजुकेशन पाने के बाद में कहीं ना कहीं दे विल लीन टुवर्ड्स ब्रिटिशर्स। इनका मानना होगा कि ब्रिटिशर्स जो हैं हमारी भलाई में काम कर सकते हैं। हाँ, दिस विल बी अ स्यूडो लेजिटिमेसी ऑल्दो दैट इज ट्रू। अब यहाँ पर जो नेशनलिस्ट होंगे, अर्ली नेशनलिस्ट, जब उनको असेंबली में एंट्री मिलेगी तब रेजोल्यूशन लाएंगे वो लोग, प्रेयर्स, पिटिशंस के थ्रू, परसुएशन के थ्रू, प्रोटेस्ट के थ्रू, अपील करेंगे जस्टिस की। सो व्हाट वी सी इज कि ट्रिपल पी ए, ये मेथड थे इनके। ट्रिपल पी ए, ट्रिपल पी ए क्या होता है? जो अर्ली नेशनलिस्ट थे यानी मॉडरेट्स की हम बात करें, देखिए इंडियन नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल में एक तो मॉडरेट्स आते हैं एंड देन आते हैं एक्सट्रीमिस्ट। गांधी के आने से पहले, गांधी आएंगे 1914 में, आने से पहले मॉडरेट्स जो और एक्सट्रीमिस्ट थे, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में इनका रोल एमिनेंट रहेगा। सो ये एक तरीके से बेस तैयार करेंगे गांधी के लिए, जिसमें गांधी आकर के इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को जो भी रहेगी इसको मास स्ट्रैटेजी में कन्वर्ट करेंगे। यानी हम देखेंगे कि जो मॉडरेट्स थे, एक्सट्रीमिस्ट थे, ये ज्यादा लोगों को अपने अंडर में नहीं ला पाएंगे। ओनली एजुकेटेड पीपल विल बी देयर, पॉलिटिकल राइट्स की बात करेंगे, इन सब चीजों की बात करेंगे, तो ज्यादा मासेस तक नहीं पहुंचेगा। लेकिन आगे जाकर के जब गांधी आएंगे तब मासेस तक ये बात पहुंचने लगी। और अब क्या होगा? अब मासेस इसमें पार्ट लेंगे, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में पार्ट लेंगे। तो गांधी को साइकोलॉजिस्ट भी कहा जाता है। गांधी की स्ट्रैटेजी हम आगे पढ़ेंगे, फिलहाल हम अर्ली नेशनलिस्ट की जो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स अपने अडॉप्ट किए, फर्स्ट ऑफ ऑल विल बी टॉकिंग अबाउट दैट। तो सबसे पहली चीज मॉडरेट्स के लिए ट्रिपल पी ए, इनकी जो स्ट्रैटेजी थी वो थी ट्रिपल पी ए। व्हाट इज ट्रिपल पी ए? ट्रिपल पी ए इज, P is for prayers, petition, persuasion, appeals, अपील्स। ये मेथड एम्प्लॉय करेंगे मॉडरेट्स और अर्ली नेशनलिस्ट। एक्सट्रीमिस्ट जो थे ये वॉयलेंस में बिलीव करते थे। इनका मानना था, जैसे औरबिंदो घोष हो गए, दूसरे एक्सट्रीमिस्ट हो गए, इनका मानना था कि एक्सट्रीमिज्म के थ्रू ही मतलब हम ब्रिटिशर्स को निकाल सकते हैं इंडिया से। दूसरी चीज जो मॉडरेट्स डिमांड करते थे, इनका डिमांड थी स्वराज की, लेकिन ये डिमांड कर रहे थे डोमिनियन स्टेटस इंडिया के लिए। डोमिनियन स्टेटस बिकॉज जो मॉडरेट्स होंगे दे विल हैव फेथ इन ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल में इनका काफी फेथ रहेगा, दैट्स व्हाई चाहते थे कि ब्रिटिशर्स शुड स्टे इन इंडिया। दे वांटेड टू स्टे इन इंडिया। ये डोमिनियन स्टेटस चाहते थे, जैसे कनाडा, न्यूजीलैंड हम देखेंगे, एंड दूसरी ऑस्ट्रेलिया, इन सभी कंट्रीज को जैसे मिला था, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया स्पेसिफिकली। जो एक्सट्रीमिस्ट होंगे, एक्सट्रीमिस्ट की डिमांड रहेंगी पूर्ण स्वराज की। दे विल डिमांड फॉर पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज मीन्स कंप्लीट इंडिपेंडेंस, जिसमें ब्रिटिशर्स का
कोई भी यहाँ पर रोल ना हो। कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात की जाएगी। ओके, सो वेट, नेक्स्ट इसके अलावा हम देखते हैं कि आगे जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स में ये मेथड्स फॉलो किए जाएंगे एंड यहाँ पर एक्सट्रीमिस्ट डिफरेंट टाइप के मेथड्स यूज करेंगे। इनके जो मेथड्स होंगे वो रहेंगे दैट विल बी डायरेक्ट एक्शन, ये पैसिव रेजिस्टेंस, नॉन कोऑपरेशन, यू नो बहुत कुछ होगा यहाँ पर फर्दर आगे रहेगा। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डायरेक्ट एक्शंस लिए जाएंगे। सबसे पहले अर्ली नेशनलिस्ट, क्योंकि सभी को हम देखते हैं कि वेस्टर्न एजुकेशन दे गॉट, तो ये लोग लिबरलिज्म से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, लिबरलिज्म की वैल्यूज के साथ में बहुत इन्फ्लुएंस रहेंगे। एंड अर्ली नेशनलिस्ट का ये मानना था कि जो ब्रिटिश रूल है दैट इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, that it is a blessing in disguise, and they had great faith in the British sense of justice. अब मॉडरेट्स में कौन कौन आता है? मॉडरेट्स में आते हैं एम जी रानाडे। तो कुछ नाम आपको मॉडरेट्स के पता होने चाहिए। एम जी रानाडे, इनफैक्ट एम जी रानाडे ही थैंक्ड ब्रिटिशर्स, ये ब्रिटिशर्स के आभारी थे। ही थैंक्ड ब्रिटिशर्स कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया में रूल ऑफ लॉ इंट्रोड्यूस किया। इनका कहना था कि ये जो ब्रिटिश रूल है इंडिया में, ये जो आया है, ठीक है, ब्रिटिश रूल, ये भगवान की इंटरवेंशन है, इट्स अ डिवाइन इंटरवेंशन। ये भगवान चाहते थे ताकि इंडिया में जो पास्ट में मिस रूल हो रहा था उसको हटाया जा सके, मिस रूल को हटाया जा सके। ऐसे ही दूसरे स्कॉलर्स हैं जैसे कि इंद्रनाथ बनर्जी हो गए। इंद्रनाथ बनर्जी अपील करते हैं ब्रिटिशर्स को टू इंट्रोड्यूस द इंस्टीट्यूशंस जो कि ट्रूली ब्रिटिश इन कैरेक्टर हो, ताकि इंडियंस जो है और फायदा उठा पाए, इंडियंस और ब्रिटिशर्स की परमानेंट यूनियन बन सके, परमानेंट यूनियन। तो देर इज दिस सुरेंद्रनाथ बनर्जी, देर इज एम जी रानाडे, देर इज दादा भाई नरोजे, ये सब है। इनफैक्ट दादा भाई नरोजे रहेंगे। दादा भाई नरोजे खुद ये मानते थे, क्योंकि इनको वेस्टर्न एजुकेशन में काफ़ी यू नो ये लर्नेड थे, वेस्टर्न एजुकेशन इनको मिली थी, तो लिबरल वैल्यूज से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस रहेंगे। तो इनका मानना था कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो जस्टिस लविंग पीपल है, तो इंडियंस को बस अपनी कोई भी डिमांड है, जो भी उनको प्रॉब्लम हो रही है, ये चीज़ उनको बस कम्युनिकेट करनी है ब्रिटिशर्स को रीजनेबल मैनर में, और वो अगर सुनेंगे तो वो इस पे कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे और हर चीज़ बढ़िया करने की कोशिश करेंगे। तो एम जी राणा डे का ये कहना था, ब्रिटिश रूल इज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, ब्रिटिश रूल इज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, इट इज अ सोर्स ऑफ होप एंड कॉन्फिडेंस, कि इंडियंस जो है वो फॉर्चुनेट हैं, इंडियंस लकी हैं कि वो ब्रिटिशर्स उन पे रूल कर रहे हैं, ऐसा मानना था अर्ली नेशनलिस्ट का। हाय, बस आज हम पेपर 1 सेक्शन बी की शुरुआत कर रहे हैं। पेपर नंबर 1 सेक्शन बी इज इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, ठीक है। और जो हम पार्ट अभी डिस्कस कर रहे हैं, आज का टॉपिक है पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज ऑफ इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज फॉलो की गई थी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को सक्सेसफुल बनाने के लिए, जिसमें से अभी हमने फर्स्ट स्ट्रैटेजी डिस्कस की है विच इज द कॉन्स्टिट्यूशन मेथड, जो अर्ली नेशनलिस्ट ने फॉलो किया। तो हम देखते हैं कि देर इज गोपाल कृष्ण गोखले ऑल्सो, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, इनके अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स सर्कमस्टांसेस के बेसिस पे अडॉप्ट किए गए थे, क्योंकि उस टाइम पे देखिए, अगर इंडियंस वायलेंस के थ्रू ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में कुछ एक्ट करने की कोशिश करते तो इनको आसानी से दबा दिया जाता।
उस टाइम पे सिचुएशन सर्कमस्टांसेस ऐसे नहीं थे कि डायरेक्ट फाइट की जा सके, क्योंकि लोग यूनाइटेड नहीं थे, ना ही इन लोगों के पास में इतनी ज़्यादा अवेयरनेस थी, ना ही हम देखेंगे कि इन लोगों के पास में आर्म्स और एमिनेशन होंगे, इतने लोग ही नहीं होंगे फाइट करने के लिए, तो ये दिक्कत रहेगी। इसीलिए सर्कमस्टांसेस के हिसाब से जो अर्ली नेशनलिस्ट ने किया वो कहीं ना कहीं सही था। सो ये डिफेंड करते हैं गोपाल कृष्ण गोखले इस चीज को, और इनका कहना था कि डायरेक्ट एक्शन अगर आपको लेना है, इनको निकालना है अपने देश से, तो उसके लिए बहुत प्रिपेयर करना पड़ता है। इंडियंस ना तो प्रिपेयर थे, ना ही वो यूनाइटेड थे, तो किस हिसाब से वो एक्शन लेंगे, won't be able to take actions। ऐसे ही एक और है सी वाई चिंतामणि। इनका भी कहना था कि डायरेक्ट एक्शन इंट्रोड्यूस करने का मतलब है कि यूनिटी होनी चाहिए, लेकिन इंडिया जो था इंटरनली डिवाइडेड था, यूनिटी थी नहीं। तो ये भी रीजन है कि 1857 में जो हुआ था हो सकता है वो चीज यहाँ पर रिपीट हो जाती। लेकिन हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स को क्रिटिसाइज किया जाता है। बाल, लाल एंड पाल एंड पाल, ये तीन है जो क्रिटिसाइज करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन मेथड्स को, नॉट देम। ऑल्सो श्री औरबिंदो भी, श्री औरबिंदो मैंने आपको बताया था कि इनके आइडियाज में ट्रांजिशन होगा। शुरू में जो श्री औरबिंदो होंगे ये सभी एक्सट्रीमिस्ट हैं। एक्सट्रीमिस्ट मतलब इन लोगों का मानना था कि एक्सट्रीम में डायरेक्ट एक्शन लेकर के पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस लाया जाए इंडिया में। तो इसमें बाल गंगाधर तिलक होंगे, श्री औरबिंदो होंगे, जवाहरलाल नेहरू होंगे, बहुत सारे दूसरे थिंकर्स रहेंगे जो जिनका मानना ये था कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड जो है वो एलियन रूल को आप एस्टैब्लिश कर रहे हो, दैट इज एलियन ब्यूरोक्रेसी। अगर आप ये लोग ये चीजें फॉलो कर रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स एक एलियन ब्यूरोक्रेसी के सामने, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड का मतलब क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन हमने देखा था जॉन लॉक एंड जब हमने हॉब्स पढ़ा था कि लोग अपना कंसेंट देते हैं। लोग क्या करते हैं? वोट करते हैं, अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, कंसेंट देते हैं अपना, और तब जाकर के वो कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन सामने आता है। ठीक है, और तब जाकर के गवर्नमेंट बनाई जाती है, जो लोग खुद वोट के थ्रू उस गवर्नमेंट को खड़ा करते हैं, जैसे इंडिया में अभी आज के टाइम पे है। सो व्हाट वी सी इज कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड, तो ये होता है। तो बाल गंगाधर तिलक का कहना था कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स फॉलो कर रहे हो, अपील कर रहे हो, लेकिन ये सरकार जो जिसके सामने आप अपील कर रहे हो, ये सरकार आपने नहीं बनाई है, आपने तो अपनी कंसेंट ही नहीं दी यहाँ पर। तो जब आपने कंसेंट नहीं दी, तो अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन मेथड एक एलियन ब्यूरोक्रेसी के सामने, ये ब्रिटिशर्स को बोलते थे, इट इज एलियन ब्यूरोक्रेसी, ब्रिटिश रूल को एलियन ब्यूरोक्रेसी बोलते थे। तो इनका मानना था कि ऐसे जिनके जो आप पे रूल कर रहे हैं, जिनको आपने चूज नहीं किया है, उनके सामने अगर कॉन्स्टिट्यूशन मेथड्स के थ्रू आप अपील कर रहे हो, प्रेयर्स कर रहे हो, पिटिशंस के मेथड फॉलो कर रहे हो, तो ये मेथड्स पॉलिटिकल सुसाइड है, दैट यू आर कमिटिंग पॉलिटिकल सुसाइड, क्योंकि कुछ फायदा होने वाला नहीं है इससे, इट्स अ पॉलिटिकल सुसाइड। ऐसे ही श्री अरबिंदो बहुत क्रिटिसाइज करते हैं अर्ली नेशनलिस्ट को, क्योंकि ये खुद भी एक्सट्रीमिस्ट थे। तो इनका मानना था कि पहली बात तो पूरा इंडिपेंडेंस चाहिए हमको, पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस वी वांट, डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए। अर्ली नेशनलिस्ट डोमिनियन स्टेटस डिमांड कर रहे थे। दूसरी चीज हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन मेथड फॉलो करने का मतलब है कि लीडर्स जो है इंटेलेक्चुअली बैंकरप्ट है, मतलब दिमाग से पैदल है, जिनको ये समझ नहीं आ रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से कुछ नहीं होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से आप इनको नहीं निकाल सकते इंडिया से। तो औरबिंदो का मानना था
कि आपको वहां पर एक्शन लेने होंगे जहां पर इनको सबसे ज्यादा फर्क पड़े। ऑब्वियसली इनके लिए, इनफैक्ट आपको पता है श्री अरबिंदो का कहना था, अपने आर्टिकल्स में लिखते हैं ये, कि ये जो लोग हैं अर्ली नेशनलिस्ट, दे आर दी ओल्ड पीपल। ओल्ड पीपल, ठीक है, मतलब बुढ़े हो चुके हैं, ठीक है, तो इनको दिखाई नहीं दे रहा है, तो इनको अब नए लैंप्स चाहिए। तो एक आर्टिकल का इनका टाइटल था न्यू लैंप्स फॉर द ओल्ड, कि क्योंकि ये लोग बूढ़े हो चुके हैं, इनकी जो स्ट्रैटेजीज है इनको असली में दिखाई नहीं दे रहा है कि एक्चुअली में हुआ हो क्या रहा है, कि जो ब्रिटिशर्स है वो इस चीज से नहीं मानेंगे, ब्रिटिशर्स एक्सप्लॉइट करते रहेंगे, तो इनको एक लालटेन की जरूरत है, लैंप्स की जरूरत है, ताकि इनको दिखाई दे कि हो, मतलब कैसे हम रोक सकते हैं इस चीज को। तो श्री अरबिंदो इस तरीके से अर्ली नेशनलिस्ट को क्रिटिसाइज करते थे। इनफैक्ट इनका मानना था कि सबसे आप नेचर ऑफ कॉलोनियलिज्म को समझिए, ब्रिटिशर्स यहाँ पर इंडिया में क्यों हैं? ब्रिटिशर्स यहाँ पर हैं ताकि फॉरेन, सॉरी, जो इंडिया से रॉ मटेरियल जाता है, उस रॉ मटेरियल को ऑक्यूपाई करते हैं ये लोग, यहाँ से इंपोर्ट करके, एंड अपने वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स बना करके वापस एक्सपोर्ट करते हैं ब्रिटिशर्स। तो रॉ मटेरियल का तो एक इस वजह से है, दूसरा ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है, यहाँ से पैसा लेके जाया जा रहा है, हम पे ही रूल करते हैं और हमसे ही उसका टैक्स वसूलते हैं, हमारे लिए कुछ करते नहीं है। दिस इज व्हाट दे डू, और हमसे ही सैलरीज चार्ज कर रहे हैं, जबकि ये जो ब्रिटिशर, ये जो सिविल सर्वेंट्स या जो भी भेजे जाते थे, इनकी सैलरी जो जाती थी हमारे यहाँ से जाती थी। कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, ये सब चीजें। तो इनका कहना था कि आप नेचर ऑफ कॉलोनियलिज्म को समझिए कि ब्रिटिश हुकूमत चाहती क्या है इंडिया से। तो श्री अरबिंदो का कहना था, पहले समझिए कि नेचर ऑफ कॉलोनियलिज्म क्या है, और उसका जो जड़ है उसको जड़ से मिटाइए। तो हमको कहाँ अटैक करना है? वी हैव टू अटैक द रूट्स ऑफ कॉलोनियलिज्म, यानी ये जो रॉ मटेरियल इंडिया से जाता है और वापस से जो फॉरेन गुड्स की फॉर्म में इंडिया में बेचा जाता है वापस ला करके, और हमसे प्रॉफिट लिया जाता है हमारे से, ठीक है, अपने हमारे जो इसकी वजह से इंडस्ट्रीज थी, क्राफ्टमेंट्स एंड अदर कॉटेज इंडस्ट्रीज, उनको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा था। इनफैक्ट सब बंद हो गए थे, सब लोग एग्रीकल्चर की तरफ चले गए, बिकॉज यहाँ पे कुछ फायदा ही नहीं हो रहा था, क्योंकि इनके प्रोडक्ट्स पे ड्यूटी लगाई जाती थी और ब्रिटिश प्रोडक्ट्स पे कोई ड्यूटी नहीं होती थी। दिस इज व्हाट वी सी। इनफैक्ट यूरोप में भी अगर इंडिया के प्रोडक्ट्स हैं, तो इस पे इंडिया के बने हुए जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट थे, उनको उन पे ड्यूटी इतनी लगा दी जाती थी कि वो बहुत और ज़्यादा महंगे होंगे, तो कम्पिटिटिव नहीं रहेंगे वो लोग, वो प्रोडक्ट्स तो बिकेंगे नहीं, इससे नुकसान होने लगा हमारे क्राफ्टमैन का, हमारे जितने भी वीवर्स थे, इन सब का। इनफैक्ट आपको पता है कि ये सब शुरुआत होने से पहले, इंडस्ट्रियलाइजेशन आने से पहले, इंडिया वॉज अ मैन्युफैक्चरिंग कंट्री। इंडिया मैन्युफैक्चरिंग में सबसे आगे था, स्किल्ड में इतना स्किल्ड था, इतना निपुण काम होता था, यहाँ से जो प्रोडक्ट्स होते थे, स्पाइसेस होते थे, सब इधर उधर बिकने के लिए जाते थे। इसीलिए इंडिया को सोने की चिड़िया भी कहा जाता है। हम देखते हैं कि इंडिया पे कितने सारे इन्वेडर्स आए, जैसे मोहम्मद गजनवी आए, मोहम्मद घोरी आए हैं, ठीक है, गजनवी स्पेशली, गजनवी जो आए थे, इन्होंने 17 टाइम्स ही इन्वेडेड इंडिया, 17 बार इन्वेड करके इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे, और वहां से लूट करके लेके गए हैं बहुत सारा सोना, आर्ट से रिलेटेड बहुत सारी चीजें, ऑलमोस्ट 17 टाइम्स। आगे जाकर के जब मोहम्मद घौरी आएंगे, तो यस, इट वॉज 23%, वर्ल्ड की जीडीपी का 23% इंडिया में था, वॉज अ वेरी सिग्निफिकेंट नंबर। और अभी वर्ल्ड की जीडीपी का कितना होगा? बहुत माइन्यूट। सो हमें देखने को क्या मिलता है? 4.5। तो हमें देखने को क्या मिलता है कि अरविंदो घोष का कहना था कि वी नीड टू
कट द रूट्स ऑफ कॉलोनियलिज्म। हमको डायरेक्ट एक्शन वहां लेने की जरूरत है। और डायरेक्ट एक्शन, देखिए, एक होता है इनडायरेक्ट एक्शन, एक होता है डायरेक्ट एक्शन। और डायरेक्ट एक्शन भी दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डायरेक्ट एक्शन। सबसे पहले रहता है एक्टिव रेजिस्टेंस, एक होता है पैसिव रेजिस्टेंस। एक्टिव रेजिस्टेंस रहता है जिसमें आप डायरेक्टली फाइट करते हो विद वेपन्स एंड एवरीथिंग, सामने वाले से वॉर करते हो। पैसिव रेजिस्टेंस में आएगा कि आप सीधा वॉर ना करके जहां पर नुकसान हो रहा है, जिस जिस पर्टिकुलर रीजन के लिए सब हो रहा है, उस पे आप ध्यान दो। जैसे कि तब हम देखेंगे कि एक्सट्रीमिस्ट ने स्वदेशी की डिमांड की, स्वदेशी को अडॉप्ट करना शुरू किया कि सबसे पहले तो फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट किया जाए। फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट किया जाए, गुड्स का मतलब जितने भी प्रोडक्ट्स वहां से बनकर के आ रहे थे उसको बॉयकॉट किया जाए, और इंडिया के ही जो कॉटेज इंडस्ट्रीज है, इंडिया के जो क्राफ्ट्समैन है, उनसे सामान खरीद करके उन्हीं से हमारी इकोनॉमी को भी फायदा होगा, उनको भी फायदा होगा। स्वदेशी गुड्स हमें अडॉप्ट करने हैं। दूसरा था कि जो इन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन प्रोवाइड करे थे, वेस्टर्न एजुकेशन की जगह पे नेशनल एजुकेशन की बात की जाने लगी कि नेशनल स्कूल्स खोले जाए, नेशनल कॉलेजेस खोले जाए, और उन कॉलेजेस में इंडियंस पढ़े रादर देन दी ब्रिटिश कॉलेजेस और ब्रिटिश स्कूल्स। क्योंकि देखिए, ब्रिटिशर्स का ये मानना था, एजुकेशन क्यों इंट्रोड्यूस की थी ब्रिटिशर्स ने, ये चाहते थे कि क्लर्क्स की फॉर्म में जो मीनियल काम होते हैं नीचे के, क्लर्क्स हो गए, मुंशी टाइप के, ये सभी काम इंडियंस करेंगे इनके लिए, क्योंकि लो सैलरी पे काम करवाएंगे ये इनसे। ठीक है। सो आज भी देखते हैं हम, जो ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में, आज भी वही एजुकेशन सिस्टम चल रहा है। दैट इज रॉट लर्निंग चल रही है, जिसमें उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है, समझाने पे कॉन्सेप्ट को कि क्या हो रहा था ये सब। रादर क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में रॉट लर्निंग चलती है हमारे यहाँ पे। एजुकेशन की क्वालिटी इंप्रूव नहीं है, थिंकिंग बेस्ड नहीं है। दिस इज व्हाट वी सी। या वी आर गोइंग थ्रू कॉलोनियल हैंगओवर टुडे। सो पुलिस रिफॉर्म्स में एजुकेशन रिफॉर्म्स की जरूरत है अभी भी। वी सी द कॉलोनियल लेगेसी इन इंडिया। इंडिया अभी भी अपनी कॉलोनियल लेगेसी ओवरकम नहीं कर पाया है। सो वी सी दैट औरबिंदो घोष इसी को हाईलाइट करेंगे, और इसी पे ये बात करेंगे कि ये जो अर्ली नेशनलिस्ट हैं, जिनका इतना फेथ है ब्रिटिशर्स पे कि ब्रिटिशर्स को रहना चाहिए, ये गलत स्टांस है इनका। रादर इंडिया को ऐसे फॉलो करना चाहिए। ऐसे ही जवाहरलाल नेहरू थे। हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, इट विल नॉट वर्क एज इंडिया डज नॉट हैव अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड ये तब काम करते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में जाकर के इसे डिमांड करना, जब आपने वो सरकार चुनी। आपने तो चुनी नहीं है इनको। ठीक है ना। दूसरा था बिपिन चंद्र पाल आएंगे। पाल, बिपिन चंद्र पाल। बिपिन चंद्र पाल की क्या असेसमेंट थी? बिपिन चंद्र पाल का कहना था, देखिए, डायरेक्ट एक्शन तब पॉसिबल होता है, ये एक्चुअली में अर्ली नेशनलिस्ट को बिपिन चंद्र पाल, बिपिन चंद्रा, नॉट पाल, दैट इज डिफरेंट। खैर, हम यहाँ पे बिपिन चंद्रा की बात कर रहे हैं, नॉट चंद्रपाल इज डिफरेंट। वो तो उसमें आ जाएंगे एक्सट्रीमिस्ट में। बिपिन चंद्रा की असेसमेंट बुक को आप पढ़ते ही होंगे। बिपिन चंद्रा की काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, हमारी हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं। तो उसमें इन्होंने असेसमेंट दी है, जिसमें इन्होंने ये बोला है कि डायरेक्ट एक्शन तभी पॉसिबल होता है जब मासेस आपके यूनाइटेड हो, ऑर्गेनाइज्ड हो, कॉमन कॉन्शियसनेस हो। लेकिन हम देखते हैं कि कॉलोनियल रूल के चलते उस टाइम पे जो भी पॉलिसीज फॉलो की जा रही थी, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी, अ लॉट ऑफ अदर पॉलिसीज वर बीइंग फॉलोड, उसके चलते लोग यूनाइटेड नहीं थे। तो सबसे पहला तो ये था कि कैसे इंडियंस को साथ में लाया जाए, कैसे उनकी कॉन्शियसनेस को एक सिंगल कॉन्शियसनेस बनाओगे, तब आप उसमें सक्सेसफुल हो सकते हो।
ये सेम चीज किसने की? वॉज सक्सेसफुल इन डूइंग सो? इट वॉज गांधी। गांधी मासेस की साइकोलॉजी को समझते थे। गांधी ने लोगों को यूनाइट किया, अलग अलग टाइप की फॉलो करेंगे पॉलिसीज। जैसे गांधी ने जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया, उसी के साथ में खिलाफत मूवमेंट के बैकड्रॉप में खिलाफत मूवमेंट को उसमें मर्ज कर दिया, जिससे हिंदू मुस्लिम्स यूनिटी रहे, साथ में काम करेंगे तो कॉमन एनिमी के अगेंस्ट कर सकते हैं। क्योंकि अभी कल ही बताया था जब हमने इसराइल पढ़ा था कि उसके अराउंड 1917 के अराउंड जब ब्रिटेन के हाथ में ये पूरा आया था, ये पूरा रीजन, तो ऑटोमन एम्पायर को एक्चुअली डिवाइड किया गया था। इसको कैलिफेट अबॉलिश करके, अबॉलिशन ऑफ कैलिफेट, एंड इट रिजल्टेड इनटू दिस अलग अलग स्काई स्पीकर अग्रीमेंट साइन हुआ था। उसके चलते जो पेलेस्टीन होगा वो ब्रिटेन के पास में आएगा। तो यही चीज हमको देखने को मिलती है। तो हम देखते हैं कि आपको अगर डायरेक्ट एक्शन लेना है तो सबको पहले यूनाइटेड रहना पड़ेगा, बिकॉज एकता में ही शक्ति है। अगर आप ऑलरेडी इंटरनली डिवाइडेड हो, आप डायरेक्ट एक्शन नहीं ले सकते। तो बिपिन चंद्र का कहना था कि उस पीरियड की बात है जब मॉडरेट्स इस टाइम पे प्रेवलेंट थे, 1885 से लेकर के 1905 तक। तो पीरियड्स हैं इनके, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल 1885 में एस्टैब्लिशमेंट होता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाया जाता है। 1885 से लेकर 1905 तक का जो फेज था, दैट वाज द मॉडरेट फेज। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड हुआ फॉलो, और आगे जा करके 1905 से लेकर के 1915 तक, जब तक गांधी नहीं आएंगे, इस पीरियड में कहीं ना कहीं इस गैप को फुलफिल किया एक्सट्रीम नेशनलिज्म, यानी एक्सट्रीमिस्ट फेस ने। जो एक्सट्रीमिस्ट थे, ये डायरेक्टली बॉम्ब बॉम्ब फेंक करके, या ऐसे इवेंट्स होंगे बहुत सारे, उसके थ्रू ये लाइवली रखेंगे हमारे जो फ्रीडम स्ट्रगल रहेगा। बाकी मॉडरेट्स बैकड्रॉप में कुछ ना कुछ काम करते रहेंगे। तो हम देखते हैं 1885 में पहले जब इंडियन नेशनल कांग्रेस आई तो ये काफी डिमांड किया इन्होंने। तो 1892 में इंडियन काउंसिल एक्ट आएगा। इंडियन काउंसिल एक्ट में बात की गई कि इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन तो दी गई, एंट्री तो अलाउ की गई, लेकिन इंडियंस यहाँ पर क्वेश्चन नहीं पूछ सकते थे। बस वो अटेंड कर सकते हैं मीटिंग्स, और क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, ठीक है। वो बजट का सुन लेंगे कि क्या कर रही हैं ब्रिटिशर्स, लेकिन क्वेश्चन नहीं पूछ सकेंगे। तो इनकी डिमांड को आगे 1892 में माना गया, और अब क्या हुआ कि इनको क्वेश्चन अलाउ किया गया कि ठीक है, आप बजट जो सुनाया जा रहा है, ठीक है, उसमें क्वेश्चन पूछ सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो, उसका आंसर वो अपने हिसाब से दे देंगे, लेकिन आप फिर इसमें काउंटर क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। मतलब आपने एक बार क्वेश्चन पूछा, आपको आंसर मिल गया आपका, आप दोबारा से उसमें काउंटर क्वेश्चन नहीं कर सकते। दिस इज व्हाट वी सी। इस तरीके से होगा, धीरे धीरे करके, बहुत माइन्यूट माइन्यूट करके ऐसे चीजें चेंज होंगी। काउंटर क्वेश्चन के बाद हमें दिखता है कि अब काउंटर क्वेश्चन की बात जब आएगी, तो बजट में अब ये लोग क्वेश्चन पूछ सकते थे। तो इनकी डिमांड अब आई, जो आगे जा करके फिर डिमांड आएगी कि चेंज होना चाहिए, पार्टीशन होगा बंगाल का, जिसके चलते हम देखेंगे कि आगे स्वदेशी लाई जाएगा, स्वदेशी मूवमेंट आएगी। फर्दर फिर 1909 में 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आए, और मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स में इस चीज को फर्दर एग्रीवेट करने के लिए जो भी इनकी डिमांड्स थी, यहाँ पर सेपरेट इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस किया गया फॉर मुस्लिम्स, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर हिंदूज। तो हम देखते हैं मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट किया गया। अभी एस सी एस टी का नहीं आया, एस सी एस टी का भी डिमांड होगी अम्बेडकर की साइड से, लेकिन अल्टीमेटली एस सी एस टी का सेपरेट इलेक्टोरेट फिर नहीं आएगा, बिकॉज पूरा पैक्ट साइन हुआ उस टाइम पे। खैर, तो बिपिन चंद्र का कहना था कि देखिए ये जो फेज है ये ऐसा था कि लोग यूनाइटेड ही नहीं थे। तो यहाँ पर कोई रेडीमेड उस टाइम पे क्रिटिक भी अवेलेबल नहीं था। देखिए होता क्या है कि अगर मासेस को पता हो कि उनके साथ क्या हो रहा है, उनके साथ किस तरीके से एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, ठीक है, इंपीरियलिज्म कैसे हो रहा है, ये लोग कैसे कॉलोनाइज कर रहे हैं, कैसे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं,
हर एक पहलू पे, ठीक है, अगर ये चीज पता हो तब तो मासेस में अवेयरनेस जनरेट हो, तब मासेस यूनाइटेड हो और इनके लिए फाइट करें। तो मॉडरेट्स ने बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाया है, वो था इस अवेयरनेस को जनरेट करने का। क्योंकि हम देखेंगे दादा भाई नरोजे ने जैसे ड्रेन ऑफ वेल्थ बुक लिखी, ऐसे ही बहुत सारे होंगे, अलग अलग राकेश होंगे, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर विल बी अलग डिफरेंट डिफरेंट these अर्ली नेशनलिस्ट अपनी अपनी बुक्स आएंगी इनकी, जिसमें हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे कि कैसे इंडिया से ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है। विल हाईलाइट कि इंडिया से कैसे ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है। ड्रेन ऑफ वेल्थ कैसे होगा। वेट अ मिनट। सो इसी चीज को हाईलाइट करते हैं बिपिन चंद्रा, एंड ही सेज दैट कि ऐसा नहीं था कि इन टोटल बहुत ही बैड प्रैक्टिसेस थी, लेकिन ये जो अर्ली नेशनलिस्ट थे इन्होंने फर्स्ट हैंड एनालिसिस दिया इंपीरियलिज्म का एंड कॉलोनियलिज्म का, इनफैक्ट। और ये कहाँ से मिला इनको, इनका जो शुरुआत हुई थी, ये शुरू था सबसे पहले लेनिन से। हम देखेंगे आगे लेनिन इसी को फर्दर अपनी बुक लाएंगे इंपीरियलिज्म की, उसमें बोलेंगे कि इंपीरियलिज्म इज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, वहां से मिलेगा। तो हम देखते हैं कि ब्रिटिश ने कुछ गुड प्रैक्टिसेस भी इंट्रोड्यूस की थी, ऐसा नहीं था कि सिर्फ इविल एम्पायर था, ठीक है। वी सी दैट मॉडरेट्स ने मास स्ट्रगल ये नहीं कैरी आउट कर पाए बिकॉज आइडियोलॉजी उस लेवल की नहीं थी, लेकिन इन्होंने काफ़ी अवेयरनेस चेंज करने की कोशिश की है यहाँ पर। एंड ही सेज दैट कि बेसिकली यहाँ से ही शुरुआत होगी, आगे जाकर के जब गांधी आएंगे तो गांधी एक मास मूवमेंट तभी लॉन्च कर पाएंगे क्योंकि जो कंट्रीब्यूशन मॉडरेट्स ने किया है या एक्सट्रीमिस्ट ने किया है इसी को कैरी फॉरवर्ड करेंगे गांधी। वरना गांधी सीधा इंडिया में आते तो गांधी को बहुत डिफिकल्टी होती, इन्होंने ये चीज की है। सो दिस वी गेट टू नो एनीवेज। सो ये कोट करते हैं इसमें बिपिन चंद्रा गोखले को, गोपाल कृष्ण गोखले को, जो ये बोलते हैं कि हम एक ऐसी स्टेज पे हैं जहाँ पर हमारे अचीवमेंट्स जो हम अचीव कर रहे हैं वो आगे जा कर के बहुत कम लगेंगे लोगों को, लेकिन हमारे फेलियर्स बहुत फ्रिक्वेंट है। लेकिन ये कहीं ना कहीं जो फेलियर्स आज दिख रहे हैं, ठीक है, ये आगे जा कर के इन्हीं फेलियर से फर्दर स्ट्रगल इमर्ज होगा, और आगे जाकर के हम देखेंगे कि एक्सट्रीमिस्ट आएंगे और अलग स्ट्रैटेजी अपनी प्रपोज करेंगे। तो सबसे पहली जो इसमें स्ट्रैटेजी रहेगी हमारी, वो होगी अर्ली नेशनलिस्ट की, मॉडरेट्स की स्ट्रैटेजी। उसके बाद आती है हमारी एक्सट्रीमिस्ट स्ट्रैटेजी विच इज द मिलिटेंट नेशनलिज्म। ये थे सेकंड जनरेशन ऑफ लीडर्स। फर्स्ट जनरेशन ऑफ लीडर्स कौन से होंगे, फर्स्ट जनरेशन है ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नरोजे, एम जी राना डे, गोखले एंड ऑल। सेकंड जनरेशन ऑफ लीडर्स में आते हैं मिलिटेंट्स, एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स, लाल बाल पाल, औरबिंदो, ये सभी रहेंगे यहाँ पर, ठीक है, या बाल गंगाधर तिलक एंड ऑल। सो एक्सट्रीमिस्ट बोलते हैं इनको बिकॉज ये अर्ली नेशनलिस्ट की जो भी अचीवमेंट थी उनसे सेटिस्फाई नहीं थे, उनके स्ट्रैटेजी से सेटिस्फाई नहीं थे। तो ये एक्सट्रीमिस्ट यानी मिलिटेंट टर्म यूज करते हैं, और ये जो लीडर्स थे ये एक्सट्रीमिस्ट अपनी डिमांड्स में एक्सट्रीमिस्ट अपीयर होते हैं। अगर हम देखें कि इनके मेथड्स को अगर आप देखोगे, अर्लियर लीडर्स के जो भी मेथड्स थे उनके कंपेयर करोगे तो बहुत अलग रहेगा। उनके जो एक्शंस थे वो कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेटिव के थ्रू थे, इनके एक्शंस डायरेक्ट एक्शंस में रहेंगे। गोल सेम ही था,
गोल सेम था, स्वराज पाना। सिर्फ डिफरेंट ये था कि औरोबिंदो घोष सबसे पहले ऐसे एक्सट्रीमिस्ट होंगे जो स्वराज की जगह पूर्ण स्वराज की बात करेंगे, यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात करेंगे। चाहते थे कि डोमिनियन स्टेटस ना मिले, रादर पूर्ण स्वराज मिले, फुल कंप्लीट इंडिपेंडेंस। दूसरा ये था कि जो एक्सट्रीमिस्ट थे उनमें पेशेंस नहीं था। अर्ली नेशनलिस्ट जो थे इनमें पेशेंस बहुत था, ठीक है, एंड धीरे धीरे करके काम कर रहे थे। जो सेकेंड जनरेशन के लीडर्स होंगे दे वर गेटिंग इम्पेशेंट, क्योंकि जो भी रिफॉर्म्स ब्रिटिशर्स इंट्रोड्यूस कर रहे थे इंडियन काउंसिल एक्ट्स के नाम पर, बहुत कम रिफॉर्म्स आ रहे थे, बहुत कम डिमांड फुलफिल होती थी, बहुत धीरे धीरे हो रहा था। और बाय दैट टाइम जब और ज्यादा डिमांड होगी तब वो वाली डिमांड्स पूरी करेंगे जो हमने 10 साल पहले कुछ मांगी होगी। तो बहुत धीरे धीरे, बहुत लेट ये डिमांड्स को फुलफिल कर रहे थे, जिसके चलते ये मेथड एग्जॉस्ट करने की बात करेंगे कि ये एग्जॉस्ट हो चुका है, इससे कोई फायदा नहीं होगा। जैसे कि बहुत ज्यादा मतलब जद्दोजहद के बाद, बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद पता चलेगा कि इंडियंस को आगे जाकर के सिर्फ क्वेश्चन पूछने का राइट मिलेगा बजट में, फिर धीरे धीरे करके रेजोल्यूशन अपने ला सकते हैं। इनकी स्ट्रैटेजी डिफरेंट रहेगी। ये डायरेक्ट एक्शन लेंगे, पैसिव रेजिस्टेंस, नेशनल एजुकेशन की बात करेंगे, बॉयकॉट की बात करेंगे कि बॉयकॉट करना है, स्वदेशी मूवमेंट लानी चाहिए, नेशनल कोर्ट्स को हमें बॉयकॉट करना है ना, सॉरी नेशनल, हमें अपने वो लेके आने हैं, नेशनल एजुकेशन, नेशनल कोर्ट्स होनी चाहिए, ये सब रहना चाहिए रादर देन फॉरेन इंस्टीट्यूशंस। तो तिलक जो थे, बाल गंगाधर तिलक, वो पिटिशन का जो इनका मेथड था, पीपीए मेथड, विच इज प्रेयर्स, पिटिशंस, परसुएशन, अपील, इस मेथड में बिलीव नहीं करते थे। और तिलक ने कहा था दैट स्वराज इज माय बर्थ राइट, स्वराज इज द बर्थ राइट ऑफ इंडियंस, एंड इसीलिए इन्होंने प्रजाद्रोह को जस्टिफाई किया। यदि अगर कोई गवर्नमेंट एक्सप्लॉइटेटिव होती है तो उस गवर्नमेंट को आप प्रजाद्रोह कर सकते हो। इफ यू रिमेम्बर, हमारे जॉन लॉक थे, ब्रिटेन के ही थिंकर थे। ब्रिटेन में इन्होंने क्या कहा था कि पीपल आर द ट्रस्टीज एंड गवर्नमेंट इज अ ट्रस्ट। अगर ट्रस्टीज के अकॉर्डिंग ट्रस्ट नहीं चलता है तो लोग रिवोल्ट कर सकते हैं, राइट, चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि उसी सेम रिवोल्ट की बात हो रही है, उसी प्रजाद्रोह की यहाँ पर बात हो रही है कि अगर कोई एक्सप्लॉइटेटिव गवर्नमेंट हो तो उसको चेंज करना चाहिए। तो एक्सट्रीमिस्ट का मानना था कि देखिए वैसे भी लॉजिकल स्टेप है कि मॉडरेट फेज के बाद एक्सट्रीमिस्ट फेज आया, क्योंकि मॉडरेट अपने आप को एग्जॉस्ट कर चुका था और अब चेंज लाने की जरूरत थी। तो नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप होता है हमारा एक्सट्रीमिज्म का। और एक्सट्रीमिस्ट फेज शुरू होता है 1905 से, जब पार्टीशन ऑफ बंगाल के चलते, हम देखेंगे लॉर्ड कर्जन इसको इंट्रोड्यूस करेंगे, तो पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद एक्सट्रीमिस्ट फेज आएगा, जब स्वदेशी मूवमेंट आएगी, जिसमें सक्सेसफुली ये लीड की गई थी बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस। एक्सट्रीमिस्ट इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी को प्रिजर्व करेंगे, एंड वी सी दैट ये जो एक्सट्रीमिस्ट फेज होगा कहीं ना कहीं, जो स्वदेशी और ये सब स्टार्ट होगा, ये महात्मा गांधी के लिए एक लॉन्च पैड तैयार करेगा, एक बेस तैयार करेगा जहां से महात्मा गांधी इस मूवमेंट को फर्दर लेकर के जाएंगे। तो एक्सट्रीमिस्ट जो थे इन्होंने नेशनलिज्म पे बेसिकली बहुत फोकस किया था, पेट्रियाटिज्म और इन सभी चीज़ों में, कल्चरल सिंबल्स पे एक्सट्रीमिस्ट बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। एंड लेकिन हम देखेंगे कि उसी टाइम पे जब एक्सट्रीमिज्म स्टार्ट होगा, एक्सट्रीमिस्ट पॉलिसी स्टार्ट होंगी, उसी टाइम पे ये फेज स्टार्ट होगा, उसी टाइम पे ब्रिटिशर्स इस मूवमेंट को, स्वदेशी मूवमेंट को स्पेशली कम्युनल कलर देने की कोशिश करेगा, यानी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी यहाँ से स्टार्ट करने की कोशिश करेगा, हिंदूज एंड मुस्लिम्स का डिवाइड कम्युनल कलर की देने की कोशिश करेगा। सो इनको डिफीट करने के लिए, क्योंकि देखिए नेशनलिस्ट कॉन्शियसनेस जाग रही थी, ठीक है, अब लोग सड़कों पे आने लगे थे, बॉयकॉट करने लगे थे, तो कुछ ना कुछ इसको काउंटर करने के लिए करना पड़ेगा। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया,
ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी स्टार्ट की, तो हम देखेंगे कि 1909 में जब मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए जाएंगे तो उसमें मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया, एंड ही विल ले डाउन द स्टैट्यूटरी फॉर्मेशन ऑफ, यहाँ से शुरू होगा कि जब सेपरेट इलेक्टोरेट आएगा तो कहीं ना कहीं इसका एक आइडिया रहेगा, एक सेपरेट नेशन का आइडिया इमर्ज होगा। वैसे तो देखिए सेपरेट नेशन का जो आइडिया है, इसके बिहाफ पे हमने जब सर सैयद अहमद खान को पढ़ा था, तो हम देखते हैं कि सर सैयद अहमद खान को बोला जाता है कि इनके आइडिया से ही यू नो टू नेशन थ्योरी इमर्ज हुई, बिकॉज हिंदू सॉरी हिंदी एंड उर्दू कंट्रोवर्सी होगी, एक हिंदी कंट्रोवर्सी, जिसमें ये डिमांड की जा रही थी कि अब क्योंकि मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो हिंदी यानी देवनागरी स्क्रिप्ट में, राइट, इसमें मतलब होनी चाहिए नेशनल लैंग्वेज हमारी, इसमें इनको ये आती है, तो उर्दू हटा करके नेशनल लैंग्वेज बनाई जाए हिंदी। तो उस टाइम पे मुस्लिम्स अपने रेडी नहीं होंगे उर्दू को गिव अप करने के लिए, हिंदूज अपने रेडी नहीं होंगे हिंदी को गिव अप करने के लिए। तो इतना उसकी वजह से वायलेंस हुआ था कि सर सैयद अहमद खान ने, तब देखिए पहले सर सैयद अहमद खान यूनिटी को प्रमोट करते थे शुरू में, ठीक है, इनफैक्ट काफ़ी एफिलेट फैमिली से बिलोंग करते थे सर सैयद अहमद खान, तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी को बहुत सपोर्ट करते थे। लेकिन इस कंट्रोवर्सी के चलते इन्होंने फाइनली ये चीज़ बोल दी कि हिंदू और मुस्लिम साथ में नहीं रह सकते हैं, इनको सेपरेट ही रखो। तो कहीं ना कहीं वहां से जो आइडिया चलता हुआ आया, वो आगे जा कर के ब्रिटिशर्स उसी आइडिया को कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट करेंगे, सेपरेट इलेक्टोरेट आएगा। अब देखिए जिस पहले तो ये बोला कि अलग ही रहे बेहतर है, दूसरा आएगा सेपरेट इलेक्टोरेट की बात, तो यहाँ से जो टू नेशन थ्योरी है वो इमर्ज होगी। यहाँ से मतलब अभी ऐसा नहीं है कि बहुत स्पेसिफिकली आई है, अभी तक किसी ने एक्सप्लिसिटली बात नहीं की, अलग से किसी ने टू नेशन थ्योरी की अभी तक बात नहीं की है कि अलग से दो अलग अलग नेशन होने चाहिए, इंडिया एंड पाकिस्तान। ये मोहम्मद अली जिन्ना के थॉट्स में हमें देखने को मिलेगा, उनकी डिमांड्स में आएगा, अभी फिलहाल नहीं आया है। तो हम देखते हैं कि एक्सट्रीमिस्ट फेस बेसिकली डायरेक्ट एक्शन पैसिव रेजिस्टेंस पे रिलाई करेगा, एंड इसके बाद आती है नेक्स्ट स्ट्रैटेजी विच इज द मास स्ट्रैटेजी। मास स्ट्रैटेजी आई गांधीयन फेस में, जब गांधी आएंगे, तो गांधी आते हैं 1914 में। गांधी ने जो मूवमेंट्स लेड की हैं उसके अपने यूनिक फीचर्स थे। इनफैक्ट गांधी को, गांधी के अंडर में इंडिया में बिगेस्ट मास मूवमेंट्स वर्ल्ड में जो सक्सेसफुल है, गांधी हैज लेड दैट। मास मूवमेंट देखिए दो टाइप की होती है, ठीक है, एक होती है अनकंट्रोल्ड, जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, ठीक है, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन बहुत ही स्पॉन्टेनियस थी, अनकंट्रोल्ड मास मूवमेंट थी ये, ठीक है। एक होती है कंट्रोल्ड मास मूवमेंट। कंट्रोल्ड, कंट्रोल्ड में रहता है रशिया की चाइनीज रेवोल्यूशन जो आया, गांधी की जो मूवमेंट थी, गांधीयन मूवमेंट, ये सभी इसमें आती है, क्योंकि गांधी ने बहुत अच्छे से लोगों को कंट्रोल किया, डायरेक्ट किया पूरा, ठीक है। सो ये रहता है। फ्रेंच रेवोल्यूशन स्पॉन्टेनियस थी। देखिए इंडिया में हम इंडिया को मूवमेंट बोलते हैं, इंडियन मूवमेंट बोला जाता है, रादर देन कॉलिंग इट एज इंडियन रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन, चाइनीज रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन रेवोल्यूशन आपको दिख रहा होगा, रेवोल्यूशन बहुत ही स्पॉन्टेनियस चीज होती है, लेकिन बहुत सडन पीरियड में एकदम से हो जाएगा और बहुत छोटे पीरियड के लिए होता है। लेकिन मूवमेंट जो होती है बहुत लंबे पीरियड के लिए होती है। सो इंडिया में जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है, इट इज अ मूवमेंट, इट इज नॉट इंडियन फ्रीडम मूवमेंट है, इट इज नॉट इंडियन फ्रीडम रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन बहुत ही शॉर्ट पीरियड होता है। एनीवेज, तो हम देखते हैं कि एक तो कैटेगराइज ऐसे किया था, तो हम देखते हैं कि गांधी के अंडर में कंट्रोल्ड मास मूवमेंट लाई गई, गांधी डायरेक्ट कर रहे थे इसको। इसके अलावा हम इसको स्ट्रैटेजी के टर्म्स में अगर डिवाइड करें कि क्या स्ट्रैटेजीज फॉलो की जाती है, तो दो टाइप की मूवमेंट्स होती हैं। एक होती है मार्क्सिस्ट लेनिस्ट मूवमेंट इन टर्म्स ऑफ स्ट्रैटेजी, दूसरी है ग्रामसियन एंड गांधीयन मूवमेंट।
ये इन टर्म्स ऑफ स्ट्रैटेजी में बता रही हूँ। पीडीएफ इसकी मैं अपलोड कर दूंगी। देखिए, सबसे पहला मार्क्सिस्ट लेनिन मूवमेंट अगर हम देखें तो इसमें इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ये इमीडिएट होते हैं, ठीक है, प्लान्ड होती हैं, एक तो ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव होती हैं एकदम, मतलब ये लोग स्टार्ट करेंगे रेवोल्यूशन और ये कंप्लीट ओवरथ्रो की बात करती है कि पूरा चेंज कर दिया जाए, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं ग्रामसियन एंड गांधीयन मूवमेंट। ग्रामसी एंड गांधी जो थे कंटेम्पररी थे, मतलब एक ही टाइम पे बिलोंग कर रहे थे, उसी टाइम के आसपास। तो हम देखते हैं इनकी स्ट्रैटेजी में टू स्टेज रेवोल्यूशन होती है। ग्रामसी ने हेजेमनी की बात की थी, तो बिल्कुल वही सेम चीज गांधी भी यहाँ पर फॉलो कर रही है अपनी स्ट्रैटेजी में। ये क्या करते हैं, दो स्टेज स्ट्रैटेजीज की बात करते हैं, ठीक है। जैसे हमने गांधी में ग्रामसी जब पढ़ा था तो हमने ग्रामसी में देखा था कि एक होता है ओपेक स्टेट। ओपेक स्टेट जिसमें एक्सप्लॉयटेटिव नेचर नहीं दिखता है, ठीक है। जब एक्सप्लॉयटेटिव नेचर नहीं दिखता है तो सबसे पहले तो आपको इंटेलेक्चुअल क्लास की मदद से ये चीज एक्सप्लॉयटेटिव नेचर दिखाना होगा, सिविल सोसाइटी के साथ में फाइट करना होगा आपको। पढ़ा था ये ग्रामसी में हमने कि एक सिविल सोसाइटी होती है, कुछ सिविल सोसाइटीज होती हैं जो ट्रांसपेरेंट होती है और कुछ होती है जो ओपेक होती है। तो जो चाइना की है सिविल सोसाइटी दैट इज ट्रांसपेरेंट, चाइना में एक्सप्लॉयटेशन है वो साफ विजिबल है, इसीलिए चाइना में बहुत जल्दी रेवोल्यूशन आ जाएगा, हम देखते हैं, और चेंज आ सकता है। लेकिन यहाँ पर वर्किंग क्लास या जो भी लोग हैं रेवोल्यूशन ला सकते हैं बिकॉज ट्रांसपेरेंट है। ओपेक स्टेट्स होते हैं जैसे इंडिया जैसा हो गया, यूएसए जैसा हो गया, यहाँ पर सिविल सोसाइटी में मीडिया, चर्च, ये बहुत ही इंटरफेयर करके रखते हैं, कंट्रोल करके रखते हैं। कुछ भी होता है जैसे हमारे यहाँ पे सपोज अनएम्प्लॉयमेंट जैसे मुद्दे हो गए, इन सभी मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। इनफैक्ट हमें देखने को मिलेगा कि जब भी ऐसा कोई अनएम्प्लॉयमेंट या कोई भी ऐसी चीज होती है, ठीक है, उस चीज में कम्युनल एंगल दे करके न्यूज पे ज्यादातर वही चीजें, वही रिपोर्ट्स दिखाई जाती है, टेररिज्म एंगल दे करके ऐसे रिपोर्ट्स पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, लोगों का ध्यान भटकाया जाता है दूसरी तरफ। वेट अ मिनट। गिव मी 2 minutes, आई एम जस्ट कमिंग, उसके बाद इसको कंटिन्यू करते हैं। समथिंग इम्पोर्टेंट केम अप, 2 मिनट दीजिए, आई एम जस्ट कमिंग।
Okay. From where you should study paper to section A? From the notes itself, Priyanka. From the notes itself. I'll be sharing more notes. पिछले कुछ दिनों में मैंने बहुत सारी PDFs अपलोड की हैं. बाकी आप सेक्शन हमारी लेक्चर्स देखेंगे तो वहाँ से आप पढ़ सकती हैं. अगर आपका हिंदी मीडियम है तो आई सजेस्ट यू टू गो फॉर इग्नू नोट्स. वैसे पेपर टू सेक्शन इग्नू में बहुत अच्छा दिया गया है. आई थिंक दैट इज सफिशिएंट. इफ यू वांट यू कैन गो फॉर इट, अदरवाइज नोट से स्टिक कीजिए. इट इज सफिशिएंट. एनीवेज, तो हम देखते हैं कि ग्राम से बात करते हैं हेजेमनी क्रिएट करने की. तो गांधी ने भी सेम ही चीज की. गांधी पहले क्या कर रहे थे? गांधी अपने मूवमेंट्स, देखिए एनालिसिस अगर हम करें मूवमेंट्स का, तो गांधी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के थ्रू, साथ में जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थी, इन दोनों के थ्रू गांधी का क्या रहेगा कि गांधी विल ट्राई पहले एक्सप्लॉइटेशन दिखाना. जैसे नॉन कोऑपरेशन में कोऑपरेट नहीं करेंगे, लेकिन नॉन वायलेंस में रहेगा. मतलब डायरेक्ट एक्शन ना लेकर के चुपचाप बस कोऑपरेट मत करो. इससे होगा क्या? सामने वाले के साथ में कोऑपरेट नहीं करोगे तो सामने वाला फ्रस्ट्रेट हो जाता है. व्हेन दैट पर्सन गेट्स फ्रस्ट्रेटेड तो वो कुछ ना कुछ वॉलेंट एक्शन लेगा आपके अगेंस्ट में. जब वो आपके अगेंस्ट में वॉलेंट एक्शन लेता है, तब आप पूरे वर्ल्ड में ये चीज दिखा सकते हो कि देखिए हम पे ऑपरेशन हो रहा है. अगर आप पे ऑपरेशन हो रहा है तो वर्ल्ड क्रिटिसाइज करेगा वहां पर. एट द सेम टाइम जितना ऑपरेशन होगा उतना ही ज्यादा लोगों में और ज्यादा अवेयरनेस जनरेट होगी कि उनके साथ में गलत हो रहा है. क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था कि लोग ये सोच रहे थे कि ब्रिटिशर्स का जो रूल है वो इनकी भलाई के लिए. तो सबसे पहले ये जो साइकोलॉजी थी इसको तोड़ना था. तो पहले स्टेज क्या होगी? हम देखेंगे गांधी अपने बुक्स वगैरह भी लिखेंगे, बहुत सारे आर्टिकल्स एंड मैगजीन्स अपनी स्टार्ट करेंगे. इसमें यही दो स्टेज अपने शुरुआत करेंगे, जिसमें सबसे पहले एक वॉर ऑफ पोजीशन फाइट करेंगे. वॉर ऑफ पोजीशन में यानी फ्रंटल अटैक करने से पहले, यानी डायरेक्ट अटैक करने से पहले, वॉर ऑफ मैन्यूवर करने से पहले वॉर ऑफ पोजीशन पे जाएंगे. ग्रामशी ने भी सेम बात की थी. याद करो ग्रामशी, एक वॉर ऑफ ग्रामसी ने कहा था कि एक वॉर ऑफ पोजीशन होगी, एक वॉर ऑफ मैन्यूवर होगी. वॉर ऑफ पोजीशन इज अ लॉन्ग ड्रॉन बैटल. लॉन्ग बैटल इट इज. बहुत लंबी चलने वाली है. आपको अपनी पोजीशन पे खड़े बने रहना होगा एंड एक्सप्लॉइटेशन को दिखाना होगा कि किस तरीके से एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है. अपनी इंटेलेक्चुअल क्लास बनाइए, अवेयरनेस जनरेट करने की कोशिश कीजिए. ये बहुत लंबी फाइट होने वाली है. ठीक है. लेकिन जब आपको लगे कि हाँ ठीक है, एक बार आपने वहां पर वो जीत लिया, आपने सभी लोगों को यूनाइट कर दिया, लोगों के अंदर अवेयरनेस भी आ गई उस लेवल पे, तब आपको अब आप उसके अगेंस्ट में फ्रंटल अटैक करो. तो गांधी ने भी सेम किया. पहले अपने सभी मूवमेंट्स के जो कि नॉन वायलेंस के बेसिस पे होंगी सारी, एक अवेयरनेस जनरेट करने की कोशिश की. ठीक है. एक्सप्लॉइट जो कर रहे थे उसको एक्सपोज करने की कोशिश की, एक्सप्लॉइटेशन को. और फिर आई क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में. 1942 में ये इस मूवमेंट को बोला जाता है दैट क्विट इंडिया मूवमेंट इज द अनगांधीयन मूवमेंट. कि गांधी के विचारों के एकदम विपरीत थी. गांधी का क्या विचार था? गांधी का मानना था नॉन वायलेंस, सत्याग्रह, इन सब में बिलीव करते थे. लेकिन क्विट इंडिया मूवमेंट में गांधी बोलेंगे डू और डाई. यानी अब गांधी फुल परमिशन देंगे कि अब चाहे हथियार उठाओ या कुछ भी करो, हैव अ फ्रंटल अटैक एंड इनको बाहर निकालो. सो व्हाट वी सी इज कि शुरुआत में वॉर ऑफ पोजीशन होगी और बाद में फ्रंटल अटैक किया जाएगा. बाद में वॉर ऑफ मैन्यूवर आएगा, विच इज वॉर ऑफ मैन्यूवर. डायरेक्ट अटैक होगा और अब वॉलेंट अटैक होगा. पहले नॉन वॉयलेंस की पॉलिसी फॉलो की गई और आखिरी में 1942 में वॉलेंट की स्ट्रैटेजी फॉलो की गई. नाउ यू अंडरस्टैंड दिस. गांधी के आने के बाद ये हुआ. तो इस बारे में बिपिन चंद्रा का कहते हैं कि गांधी की जो मूवमेंट थी, दिस वाज द प्रोटेक्टेड मूवमेंट. एक्चुअली गांधी की जो मूवमेंट थी उसमें कुछ फेजेस एक्टिव रहते थे, कुछ फेजेस पैसिव रहते थे. मतलब जब भी एक्टिव रहते थे गांधी की मूवमेंट, जैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आई, तो लोग एजिटेट करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, लोग मास एजिटेशन पे जाएंगे. ठीक है. लोग इस तरीके से करेंगे. अब जब गांधी ने मान लीजिए कंक्लूड कर दिया, अब गांधी ने मूवमेंट को कंक्लूड कर दिया,
अब क्या होगा, कंक्लूजन के बाद मूवमेंट खत्म हो चुकी है, तो अब पैसिव प्रोग्राम चलेगा, अब पैसिव फेज चलेगा। इसमें ऐसा नहीं है कि गांधी कुछ नहीं करे, इसमें कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स किए जाएंगे, स्वदेशी पे ध्यान दिया जाएगा, खादी पे ध्यान दिया जाएगा, कॉटेज इंडस्ट्रीज पे ध्यान दिया जाएगा। तो यानी इसके कहीं ना कहीं पैसिव एंड एक्टिव दोनों फेजेस रहेंगे। ये दो चीजें हमें देखने को मिलेंगी। मिनट। Okay, so active and passive phases will be able to see in Gandhi strategy. गांधी को मास साइकोलॉजिस्ट बोले जाते हैं, ही इज अ साइकोलॉजिस्ट, ये मासेस की साइकोलॉजी को समझते थे। तो गांधी का स्ट्रैटेजी ये होती थी कि पहले स्ट्रगल करो, फिर ट्रूस, फिर स्ट्रगल, मतलब पहले मतलब स्ट्रगल करो, फिर पीस रखो इनके साथ में, जिसमें कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स, दोबारा से प्रिपरेशन करो, दोबारा से एनर्जी को कंजर्व करके तब फाइट करने के लिए आओ, फिर से स्ट्रगल करो। तो गांधी मासेस की स्ट्रैटेजीज को अच्छे से समझते थे, साइकोलॉजी को, कि एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है लोगों की पार्टिसिपेट करने की। आप सेम चीज में देखिए एकदम कंसिस्टेंट उसके साथ में काम नहीं कर पाते हैं। कभी कभी होता है आप में बहुत जोश रहता है पढ़ाई को लेकर के, कभी कभी हो जाता है बहुत डाउन फेस चला जाता है, जिसमें बहुत कम पढ़ाई होती है, ज्यादा कंसंट्रेशन नहीं लग पाती। समटाइम्स यू फील लाइक दैट, देयर आर गुड डेज आल्सो, देयर आर बैड डेज आल्सो। बिल्कुल सेम तरीके से यहाँ पर गांधी अपनी स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे। बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, गांधी को ये पता था कि लोग अगर अभी फाइट कर रहे हैं, ठीक है, लोग अगर अभी फाइट कर रहे हैं तो बहुत थोड़े टाइम तक ही फाइट कर पाएंगे। तो इसीलिए हम देखेंगे कि जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट की, तो एक इवेंट होगा, ठीक है, जैसे चौरी चौरा का इंसिडेंट हुआ था, जिसके चलते गांधी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वहीं पे खत्म कर देंगे। इसको बहुत क्रिटिसाइज किया गया था, बहुत सारे लीडर्स ने इसको, इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स ने इसको बहुत, गांधी के इस मूव को बहुत क्रिटिसाइज किया था। लेकिन इसके पीछे रीजन ये नहीं था कि वायलेंस हो गया था या चौरी चौरा का जो इंसिडेंट, इसके पीछे का रियल रीजन ये था कि गांधी ये जानते थे कि 1 साल हो चुका है मूवमेंट को स्टार्ट हुए हुए, और अब मासेस जो हैं वो फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, अब उनकी कैपेसिटी हो गई है कम, इसीलिए फ्रस्ट्रेशन में अब वायलेंस हो रहा है। तो वहां पर वो एंड कर देंगे कि अब थोड़ा कूलिंग ऑफ पीरियड देते हैं, ताकि ये दोबारा से कंजर्व कर सकें, धीरे धीरे प्रिपरेशन कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम चलता रहे, और फिर आगे जाकर के हम देखेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आएगा। यस, चौरी चौरा इंसिडेंट यहाँ पर हुआ था, एग्जैक्टली exactly. ठीक है ना। तो वही सेम चीज हम देखते हैं, एक्टिव फेजेस होंगे, पैसिव फेजेस होंगे। तो साइकोलॉजिस्ट के साथ साथ ये बहुत ही स्ट्रैटेजिस्ट भी थे। इनको पता था कि कब आपको स्टार्ट करनी है मूवमेंट और कब मूवमेंट को खत्म करना है। इनफैक्ट गांधी की जो अप्रोच थी वो प्रोएक्टिव थी। हमको लगेगा कि रिएक्टिव थे, आपको लगेगा कि क्योंकि उस टाइम पे ये सब लॉज आए, जैसे रौलत एक्ट आया था, और खिलाफत मूवमेंट चल रही थी, जलियांवाला बाग का केस हुआ, इसकी वजह से एज अ रिएक्शन टू दैट गांधी ने मूवमेंट लॉन्च की। गलत। रिएक्टिव होती है कि किसी एक रीजन की वजह से आप कोई एक्शन लेते हो, ऐसा नहीं था। गांधी प्रोएक्टिव थे, गांधी हर चीज को वेल प्लान्ड वे में लेकर के चल रहे थे, स्पेशली किसी भी छोटी चीज से, इनफैक्ट किसी भी छोटी चीज से इशू क्रिएट कर देते थे और उसके बेसिस पे एक्शन लेते थे। तो ऐसा नहीं था कि मूवमेंट स्टार्ट करने के लिए गांधी को जरूरत थी कि अब कुछ ब्रिटिशर्स करें तो मैं मूवमेंट स्टार्ट करूं, नहीं। गांधी की प्लानिंग चल रही थी, गांधी किसी भी टाइम पे स्टार्ट कर सकते थे ये मूवमेंट, लेकिन वो किसी भी इशू से शुरू कर सकते थे, लेकिन वो चाहते थे कि मासेस पहले कंजर्व करें अपनी एनर्जी, एंड फिर उसके बाद में फाइट करें उसके अगेंस्ट में। तो गांधी वॉज प्रोएक्टिव, गांधी वॉज प्रोएक्टिव। गांधी अपने एनिमी को फोर्स करते थे कि सामने वाला रिस्पॉन्ड करे। जैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट थी, सत्याग्रह था, नॉन वायलेंस था, तो एनिमी को फोर्स कर रहे हैं कि आप कुछ ना कुछ कीजिए जिससे कि हाईलाइट हो कि आप कैसे कितने ऑफेंसिव हैं, आप कितना एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ये चीजें। तो गांधी की जो स्ट्रैटेजी थी, हम देखते हैं प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी थी, ऑफेंसिव थी रादर देन डिफेंसिव। गांधी
हम सोचते हैं कि गांधी डिफेंसिव थे, नहीं, गांधी ऑफेंसिव थे। गांधी का इनफैक्ट ये भी माना था ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस, सामने वाले को ऑफेंड करो। सो ही वॉज वेरी ऑफेंसिव। नेक्स्ट इज इनका फेजेस थे, मैंने बताया एक्सट्रीमली एक्सट्रीमिस्ट थे इनफैक्ट। जैसे एक्सट्रीमिस्ट कैसे थे, गांधी का मानना था कि स्टेट होना ही नहीं चाहिए, एनार्किस्ट थे ना। तो अंबेडकर ने अपनी बुक लिखी थी ग्रामर ऑफ एनार्की, उसमें यही चीज बताई थी कि गांधी वॉज एन एक्सट्रीमिस्ट, एनार्किस्ट थे। ये स्टेट को नहीं चाहते थे, ये चाहते थे सिर्फ लोगों के हाथ में सब कुछ रहे। तो इनफैक्ट यू नो गांधी स्ट्रीट पॉलिटिक्स करते थे। स्ट्रीट पॉलिटिक्स, स्ट्रीट पॉलिटिक्स में क्या होता है, आप जब स्ट्रीट पॉलिटिक्स करते हो तो आप दूसरों की सुनते नहीं हो, आप दूसरों को सुनाते हो अपनी बातें। स्ट्रीट पॉलिटिक्स में ये रहता है, लीडर्स डोंट लिसन टू अदर्स, दे मेक अदर्स लिसन। गांधी वाज लाइक दैट। ये थोड़ा सा असेसमेंट है इसका। तो गांधी ने जो मूवमेंट लॉन्च की अपनी, एक तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट होगी, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होगी। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आई थी 1920 में, 1922 तक रही। एंड ये पहले गांधी की सबसे पहले मूवमेंट यही थी पूरे इंडिया के लेवल पे, पैन इंडिया लेवल पे। सो वी सी दैट गांधी ने ये इस टाइम पे मूवमेंट स्टार्ट की बिकॉज एनवायरनमेंट ऐसा कंड्यूसिव था और लोग एक्शन के लिए भी सोच रहे थे, तो गांधी इसके शुरू करेंगे। बहुत सारे रीजन थे खैर। रॉलेट एक्ट, यू नो किसी भी रीजन में से आउट ऑफ नथिंग गांधी विल क्रिएट एन इशू। तो रॉलेट एक्ट था, जिसमें हम देखेंगे कि सिविल लिबर्टीज सप्रेस की जा रही थी। इनफैक्ट जलियांवाला बाग ट्रेजेडी होके हटी थी। एंड हंटर कमीशन की रिपोर्ट आई थी जिसकी वजह से बहुत डिसअपॉइंटेड थे लोग, इसके चलते। एट द सेम टाइम हम देखते हैं कि इकोनॉमिक स्ट्रेस बहुत ज़्यादा था बिकॉज वर्ल्ड वॉर वन में ब्रिटिश उसका पार्ट था, जिसकी वजह से ब्रिटेन क्योंकि हमारे यू नो मास्टर्स थे, कॉलोनियल मास्टर्स थे। सो वी सी दैट इंडिया वाज अ कॉलोनी, तो ये बर्डन इंडिया पे ही पड़ेगा। दूसरा कि जब ये जलियांवाला बाग ट्रेजेडी हुई थी तो जो ब्रिटिश जनरल डायर थे, जनरल डायर, इनको बहुत सपोर्ट मिला था ब्रिटिशर्स से। इनफैक्ट इनको क्रिटिसाइज नहीं किया गया, इनको तो एज अ गॉड मतलब ऐसे माना जा रहा था। तो और साथ ही साथ खिलाफत मूवमेंट के थ्रू हम देखेंगे कि मुस्लिम्स को भी ये लाने की कोशिश करेंगे। एंड हम देखते हैं रिएक्शन नहीं था ये बस बेस्ट एनवायरनमेंट का यूज कर रहे हैं, तो प्रोएक्टिव थे गांधी। सो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की अपनी स्ट्रैटेजी स्टार्ट करते हैं। नागपुर का सेशन था 1920 में। नागपुर सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अडॉप्ट किया कि अब एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मास स्ट्रगल होगा जिसमें गांधी लीड कर रहे थे। तो गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कैसे स्टार्ट किया कि आप कोऑपरेशन नहीं करेंगे उन लोगों के साथ में जो मिसरूल कर रहे हैं, जो आपको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो गांधी ने इनफैक्ट ये प्रॉमिस किया था मासेस को कि 1 साल में हमको इंडिपेंडेंस मिल जाएगा, ठीक है। रियलिटी में गांधी जानते थे कि ये पॉसिबल नहीं है, 1 साल में ये चीज पॉसिबल नहीं होगी, लेकिन मासेस को इंस्पायर करने के लिए ये बोला गया। क्योंकि देखिए तभी मासेस इसमें कर पाएंगे, अगर मासेस को पहले बता दो कि कम से कम 20-25 साल लगेंगे, कोई रेडी नहीं होगा फाइट करने के लिए, मतलब ये सब प्रैक्टिस करने के लिए, तो वो 20-25 साल का वेट करेंगे। ये बात होती है। तो गांधी ने बोला कि इंस्पायर करने के लिए कि 1 साल में हमको स्वराज मिल जाएगा। तो इसमें क्या क्या हुआ, स्वदेशी बॉयकॉट वो सब हुआ, जिसमें बहुत सारे लोग थे इंक्लूडिंग रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने अपने टाइटल्स, अपने जो भी इनको ऑनर्स अवार्ड किए गए थे ब्रिटिशर्स के द्वारा, उनको इन्होंने सरेंडर कर दिया। देन वी सी दैट गवर्नमेंट स्कूल्स कॉलेजेस बॉयकॉट किए गए, फॉरेन गुड्स बॉयकॉट किए गए। इनफैक्ट नो टैक्स कैंपेन चलाया गया, नो टैक्स कैंपेन। एंड नेशनल स्कूल्स ओपन किए गए, कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स किए गए, कॉलेजेस, पंचायत कोर्ट, खादी को प्रमोट किया गया, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर की गई, हिंदू मुस्लिम यूनिटी को प्रमोट किया गया, ये सभी चीज़ें यहाँ पर थी। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस कैसे डिस्क्राइब करती है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को, कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एक पीसफुल और लेजिटिमेट प्रोटेस्ट था स्वराज को अटेन करने के लिए, डायरेक्ट एक्शन के थ्रू रादर देन कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स के थ्रू। एंड आगे जाकर के 1922 में बिकॉज अब्रप्टली चौरा चौरी इंसिडेंट के चलते ये मूवमेंट यहाँ पर बंद कर दी जाएगी, जिसके रिएक्शन में मैंने आपको बताया कि बहुत ही क्रिटिसाइज किया जाएगा गांधी को।
एंड जो नॉन इंडियन नेशनल नॉट ओनली बाय इंडियन नेशनल लीडर्स, इंडियन नेशनल कांग्रेस लीडर्स, बल्कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का पार्ट भी नहीं होंगे वो लोग भी क्रिटिसाइज करेंगे। सो वी सी दैट नेहरू ने उस टाइम पे क्वेश्चन किया था कि रीजन क्या था, मतलब कॉल ऑफ करने का, तो क्रिटिसाइज किया गया था। इनफैक्ट सबसे ज्यादा जो बड़ा क्रिटिसिज्म आया था वो कम्युनिस्ट से आया था। कम्युनिस्ट चाहते थे कि ये रहना चाहिए इनफैक्ट, एंड क्योंकि वो रेवोल्यूशन लाना चाहते थे, कम्युनिज्म एस्टैब्लिश करना चाहते थे इंडिया में। लेकिन इनका मानना था कि गांधी डर गए हैं, ठीक है, कि कम्युनिस्ट का कहना था कि गांधी डर गए हैं कि मासेस इतने ज्यादा, क्योंकि चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था, वॉलेंट इंसिडेंट हुआ था, कि मासेस ने अपने हाथ में पावर ले ली है। तो गांधी डर गए हैं इस चीज से कि मासेस के हाथ में पावर चली जाएगी। और कम्युनिस्ट जो थे, जैसे एम एन रॉय जैसे जो कम्युनिस्ट थे इस टाइम पे, वो ये कहेंगे कि गांधी एक बुर्जुआजी लीडर है, मतलब पॉलिटिकल क्लास का, ये नहीं चाहते कि मासेस के पास में पावर आए। लेकिन इसको लेकर के बिपिन चंद्रा कहते हैं कि रियल रीजन जो मैंने आपको बताया कि मासेस एग्जॉस्ट हो चुके थे। वॉलेंट जो इंसिडेंट्स हुए थे, सिर्फ ऐसा नहीं था चौरी चौरा हुआ था, इसके अलावा मालाबार में भी, केरला वाली साइड हम देखेंगे मपिला रिवोल्ट हुआ। मपिला रिवोल्ट हुआ, यहाँ पर भी कम्युनल हिंदू मुस्लिम पीजेंट्स जो थे आपस में लड़ रहे थे इस रिवोल्ट में। सो गांधी ने ये रियलाइज किया कि गवर्नमेंट के पास में अब एक्सक्यूज होगा, अब गवर्नमेंट मैसिव फोर्स यूज करेगी, क्योंकि एक तो मपिला रिवोल्ट हो चुका था और दूसरा चौरी चौरा इंसिडेंट। ये दोनों के चलते अब गवर्नमेंट के पास रीजन होगा कि आपने देखिए वॉयलेंस किया है ना, अब आपने हमारे सोल्जर्स को मारा है, या इस तरीके से पर्सनल्स को आपने मारा है, तो अब इसके चलते गवर्नमेंट लेजिटिमाइज कर पाएगी अपने एक्शंस को। यानी गवर्नमेंट अगर वॉयलेंस यूज करेगी तो इसलिए यूज करेगी कि आपने पहले शुरुआत की। तो इसीलिए गांधी उसी टाइम पे बंद कर देंगे, क्योंकि अगर ब्रिटिश हुकूमत ने ये मैसिव फोर्स अप्लाई की तो लोग डर जाएंगे और वापस से दोबारा इस मूवमेंट को लाना डिफिकल्ट होगा, क्योंकि लोगों के दिलों में इस चीज से डर पैदा हो जाएगा। तो ये कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से ये एंड कर देंगे। आगे जाकर के देखिए, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन्होंने इसलिए स्टार्ट की थी क्योंकि ये टेस्ट करना चाहते थे कि मासेस में कैपेसिटी भी है कि नहीं। आगे जाकर के फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आएगी, फिर फर्दर हम देखेंगे उसके बाद आएगी क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसमें गांधी वॉयलेंस का सहारा लेंगे और बोलेंगे कि वॉयलेंस के थ्रू डू और डाई इंट्रोड्यूस करेंगे। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, एंड जो इम्पोर्टेंट जो आइडियाज और स्ट्रैटेजीज जो मैंने आपको बताई। एंड इसके अलावा इसी पे क्वेश्चन बनेगा, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज क्या थी, एक डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है आपका। प्लस इसके बाद का जो टॉपिक रहेगा जिसमें वेरियस पर्सपेक्टिव आएंगे वो हम अगली क्लास में कवर करेंगे। आज की एक और क्लास हमारी रह गई है विच इज गोइंग टू बी एट 5:30, उसमें कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा ब्रेक दे रही हूँ मैं, उसके बाद हमारी कल की छुट्टी होगी, ठीक है, एंड हम 2 दिसंबर से अपनी क्लासेस रिज्यूम करेंगे। दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन।